लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और इसका फर्स्ट लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऐसे कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया गया है जिनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल के थ्रू समझना ज़्यादा से ईजी होगा। क्यूप्रिक कार्बोनेट हमने लिया, इसमें कॉपर है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये इसके कंपोनेंट्स हैं। इसे हम लोग नेचुरल प्रोसेस से ये हमें मिले या इसे हम किसी भी सिंथेटिक प्रोसेस से बनाएं। इसमें जो परसेंटेज है कॉपर की, कार्बन की और ऑक्सीजन की वो हमेशा क्या होती है, डिसाइड होती है। यानी कि किसी भी कंपाउंड में को हम अगर नेचुरल प्रोसेस से बनाएं या किसी सिंथेटिक प्रोसेस से वो हमें बनाएं, उसमें जो रेशियो ऑफ एलिमेंट्स होता है वो हमेशा डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ग्लूकोज C6H12O6। इसमें क्या है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो ग्लूकोज हमें किसी नेचुरल प्रोसेस से मिले या हम इसे सिंथेटिक प्रोसेस से बनाएं, इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होता है, डिसाइड होता है। क्योंकि अगर ये रेशियो चेंज हो जाएगा तो ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज नहीं रहेगा, वो कोई और कंपाउंड बन जाएगा। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि कोई भी कंपाउंड नेचुरली कहीं से मिले या हम उसे सिंथेटिक प्रोसेस से तैयार करें, उसमें जो रेशियो ऑफ एलिमेंट्स होता है वो हमेशा डिसाइड होता है और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसे थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। जैसे कि मल्टीपल प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लगता है सुनने में, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि हम डेफिनेट से याद करें कि कोई भी चीज़ है उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो हमेशा डिसाइड होते हैं, और मल्टीपल में होता है कि वो मल्टीपल में होते हैं। अब कैसे होते हैं ये हम समझते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड को बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो एक जो होता है वो फिक्स होता है और जो जिसका अमाउंट फिक्स होता है जब वो दूसरे से कंबाइंड होता है तो एक रेशियो में होता है। ये बात आपको ऐसे समझ में नहीं आई होगी, ये हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मिक्स हुआ और बना वाटर, ठीक है। और जैसे हमने बताया कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिक्स होते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे तो सिर्फ वाटर ही बना है, यहाँ पे तो सिर्फ वाटर बना है, लेकिन अगर हम एक दूसरी रिएक्शन लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें भी है, और ये मिल गया हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये वाटर भी बन सकता है और H2O2 भी बन सकता है। इस तरह की इसमें रिएक्शन की बात हुई थी। ऐसी बात नहीं हुई थी कि A और B आपस में कंबाइंड हुए और C और D बन गया, इस तरह की बात बिल्कुल नहीं हुई थी। इस तरह की बात हुई कि A और B कंबाइंड हुए तो एक रिएक्शन में बना C, और A और B कंबाइंड हुए तो सेकेंड रिएक्शन में बना D। इस तरह की रिएक्शन की इसमें बात हुई थी कि कोई दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में कंबाइंड हुए और एक कंपाउंड दूसरी रिएक्शन में बना और दूसरा कंपाउंड दूसरी रिएक्शन में बना, यानी कि एक से ज़्यादा कंपाउंड बने। और इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन जो होता है उसकी क्वांटिटी रखी फिक्स, ऑक्सीजन इसमें क्या रखा, इसमें रखा 16G और दूसरे में हुआ 32G। तो H2O2 जो बना वो उसकी वैल्यू हुई 34 और वो की हुई 18। अब आपको ये समझ में आएगा। अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, डेफिनेशन समझने के लिए एग्जांपल का समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी दो कंपाउंड जब आपस में कंबाइंड हुए और एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, तो जो एक कंपाउंड है वो उसमें हमने एक का जो मास है वो फिक्स रखा। ये जो रूल होता है इसमें यही रूल होता है कि एक का जो मास होता है वो फिक्स रखा जाता है, क्वांटिटी इसकी फिक्स रखी जाती है। तो इसमें हमने हाइड्रोजन की क्वांटिटी फिक्स रखी, तो जब इसने दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन किया तो जो दूसरा वाला जो हमारे पास कंपाउंड है वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में होता है, एक सिंपल रेशियो में होता है। जैसे कि इसमें 2 हाइड्रोजन लिया, 2 यूनिट हाइड्रोजन इसमें भी लिया, लेकिन ऑक्सीजन क्या लिया, फर्स्ट वाले में लिया 16 यूनिट और सेकेंड वाली में लिया 32, तो इसका रेशियो क्या है 1:2।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो फिर से हम एक बार से एक्सप्लेन करते हैं। जो मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला लॉ है, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो चीज़ें जो हैं वो आपस में रेशियो में हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी दो कंपाउंड आपस में कंबाइंड हुए, H2 और O2 आपस में कंबाइंड हुआ और बना H2O। एक अदर रिएक्शन है, उसमें H2 और O2 आपस में कंबाइंड हुआ और बना H2O2। हाइड्रोजन की 2 यूनिट हमेशा हमने दोनों में फिक्स रखी, लेकिन इसमें ऑक्सीजन हमने लिए 16 यूनिट और इसमें लिया 32 यूनिट। तो क्या हुआ, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड हुए और एक से ज़्यादा कंपाउंड बना, ठीक है, तो हमने जो एक एलिमेंट था उसका मास फिक्स रखा। जब ये एलिमेंट दूसरे से रिएक्शन करता है तो जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है उसके जो मास होते हैं वो हमेशा एक सिंपल रेशियो में होते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये थोड़ा टफ है तो इसे बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा और इसे समझना भी थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इसे जल्दी अच्छे से तैयार करिएगा। इसमें बस ये मेन होता है कि जो एक एलिमेंट होता है उसका मास जो होता है वो हमेशा डिसाइड होता है। आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड लॉ डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं या आपस में दो गैसेस कभी भी कंबाइन होती हैं, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो प्रोड्यूस हुई, फिर उनमें आपस में रिएक्शन हो रही है, तो जब वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में होती हैं तो जब आपस में वो रिएक्शन करती हैं तो जो उनकी क्वांटिटी, उनके जो वॉल्यूम्स होते हैं वो एक सिंपल रेशियो में होते हैं। अब ये भी इससे मैच करता हुआ लग रहा है सुनने में, पर ये मैच करता हुआ नहीं है। जैसे कि हमने लिया एग्जांपल में, हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें भी लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे आप लोग को। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और बनी वाटर वेपर। इसमें हाइड्रोजन है 100 ml, ऑक्सीजन है 50 ml और जो वाटर वेपर फॉर्म हुई है वो है 100 ml। ये इसकी क्वांटिटी है। जब 100 ml हाइड्रोजन होती है, 50 ml ऑक्सीजन होती है, तो 100 ml वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पूरी रिएक्शन कराई गई है इसमें जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो कांस्टेंट है। इसके थ्रू हम समझते हैं कि जब कोई भी दो गैसेस आपस में कंबाइंड हो रही हों या किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही हो, उनका फॉर्मेशन हो रहा हो और उस समय जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो कांस्टेंट हो, तो जो दो गैसेस होती हैं वो हमेशा एक सिंपल रेशियो में होती है। जिसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लें तो हाइड्रोजन इसमें 100 है और ऑक्सीजन है 50, यानी कि रेशियो कितना निकला 2:1। ये गैसेस वॉल्यूम का सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अब हम फिफ्थ लॉ पे आते हैं। यह है एवोगाड्रो लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई भी गैसेस लेते हैं, जैसे हमने एक कंटेनर है, कुछ इसमें गैसेस हैं, ये तीनों कंटेनर जो हैं जहाँ हमने रखा है वहाँ पे जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, यानी कि वो वेरिएट नहीं हो रहा है टाइम के साथ साथ। कभी प्रेशर कुछ है, कभी टेम्परेचर कुछ है, वेरिएट नहीं हो रहा है, वो एक कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे हमने ये कुछ गैसेस एक कंटेनर में ली हैं। तो इस समय क्या है, इनके जो वॉल्यूम है इन कंटेनर्स के वो इक्वल है और टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट है और इनके जो वॉल्यूम है तीनों के वो भी इक्वल है। तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे गैसेस के तीनों में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये तीनों में इक्वल होंगे। इससे लॉ क्या बना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि कोई भी गैसेस जब हम कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेते हैं और उनके जो जिस भी कंटेनर में उसको रखते हैं उनका वॉल्यूम जो होता है वो सेम होता है, तो जो गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो
इक्वल होते हैं। इसे बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ, और ये इसका लास्ट लॉ था। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सारे लॉ हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सन 1808 में डाल्टन ने पब्लिश की थी एक ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। इसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स पे उन्होंने डिस्कस किया था, वो इसमें बताया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट था मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। इंडिविजुअल एटम कि कोई भी मैटर होता है वो छोटे छोटे बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, आपस में ऐसे वो अटैच्ड होते हैं। कोई भी मैटर होता है वो ढेर सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। अच्छा, इसका सेकेंड रूल क्या था कि जो भी एटम्स होते हैं जिनसे ये मैटर बना होता है, उनकी अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आइडेंटिकल मास होता है। ऐसा नहीं कि उसने मैटर फॉर्मेशन कर लिया है तो उसने अपनी जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ थी या आइडेंटिकल मास था उसे कहीं पे खो दिया हो, उसके पास रहती हैं। अगर जो प्रॉपर्टी एक एटम की फ्री फॉर्म में थी, वो जब मैटर उसने फॉर्मेशन किया तो वो प्रॉपर्टी उसकी मैटर के अंदर भी आएगी, और जो उसका मास था उसका मास वही रहेगा, ना वो एक्स्ट्रा मास गेन करेगा ना ही उसका मास कहीं से लॉस होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कंपाउंड्स आर फॉर्म when atoms combine in fixed ratio। कोई भी कंपाउंड तभी फॉर्म होता है जब एटम जो होते हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं। जैसे कि अगर हमें H2O चाहिए तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1, तो हमारा वाटर फॉर्म हुआ। अगर हम इसमें H2O2 होता है तो इसमें क्या हो जाता है, 2:2 यानी कि 1:1, यानी कि रेशियो चेंज करेंगे तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि जब कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। ये इनका थर्ड रूल था। और फोर्थ क्या था कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो रीऑर्गेनाइजेशन होता है। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो कंपाउंड्स हैं, जैसे दो चीज़ें हैं उनमें आपस में रिएक्शन हो रही है। जैसे कि हमने लिया मीथेन प्लस O2, ठीक है, तो यहाँ बनता है CO2 और H2O। ये एग्जाम्पल के लिए हमने लिया। इसमें क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो गए, CO2 बना, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड होके वाटर बना। यानी कि इसमें क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे, जो भी एलिमेंट्स थे, उनका क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब फॉर्मेशन करती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें जो भी एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे हट के दूसरी जगह अटैच हो जाते हैं। यानी कि वो ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं नई चीज़ों को, ना पुरानी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ना ही नई चीज़ों को क्रिएट किया जाता है। सिर्फ उसमें रीऑर्गेनाइजेशन से ही केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होती हैं। इनकी जो 4 रूल थे वो डिस्कस किए। अब इसमें आता है लिमिटेशन। इनकी जो थ्योरी थी उसकी लिमिटेशन, यानी कि जो उसकी कमियां थी। अच्छा, इनकी जो थ्योरी थी उसने जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ थे उनको तो एक्सप्लेन कर दिया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो अभी हमने पहले डिस्कस किए हैं, इसके जस्ट पहले, वो सारे इससे एक्सप्लेन हो गए। यानी कि ये जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे पूरी तरह से अप्लाइड हो रही थी। लेकिन इसने ये रीज़न नहीं दे पाया ये, इन्होंने जैसे फर्स्ट अपने लाइन में बताया कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत सारे इंडिविजुअल एटम से मिलकर बने होते हैं। मैटर जो होता है वो बहुत सारे इंडिविजुअल एटम को कंसिस्ट करता है, तब वो मैटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये नहीं बता पाए कि ये जो एटम होते हैं ये आपस में कनेक्ट क्यों रहते हैं, ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। यानी कि इनके बीच में किस तरह का फोर्स लगता है, क्या होता है कि ये कंबाइन क्यों रहते हैं, कनेक्ट क्यों रहते हैं, ये इसे नहीं बता पाया।
ये इनकी लिमिटेशन थी, क्योंकि इन्होंने ये तो बताया कि मैटर में सारे एटम जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं तो मैटर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये रीज़न नहीं बता पाए कि ये कनेक्ट होते क्यों हैं। ये इनकी लिमिटेशन थी, और इनका जो फ़ायदा था वो ये था कि इनकी जो थ्योरी थी उससे केमिकल कॉम्बिनेशन के जो सारे लॉ थे वो इसे प्रूव करते थे। अच्छा, आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस